Hello everyone, welcome to our channel, The Legal Amigos. So for today we will start with a new chapter, that is chapter that is chapter 1 of part 5 or 5 sorry part 15, that is Election Commission of India. From article 324 to 324 to 329 deals with it. तो इलेक्शन कमीशन क्या होता है और इलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है इंडिया के अंदर और कौन कंडक्ट कराता है, कैसे कंडक्ट कराता है, क्या पावर्स रहती है, वो सब इसमें हम पढ़ेंगे। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है, जो इलेक्शंस कंडक्ट कराती है पर्टिकुलरली। और इलेक्शन कमीशन जो है, हाँ, इलेक्शन कमीशन का यही ऑब्जेक्ट होता है कि फ्री और फेयर इलेक्शन हो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के, जिसमें राज्यसभा और लोकसभा इलेक्शंस होते हैं इंक्लूडेड। बट इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं वो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और स्टेट असेंबलीज के भी इलेक्शन कंडक्ट करा सकते हैं। अब आप यही सोच होंगे कि किसके इलेक्शन कमिश्नर कंडक्ट नहीं कराते हैं, तो हमने पढ़ा था पंचायत, म्यूनिसपैलिटीज और जितनी भी लोकल अथॉरिटीज है उसके इलेक्शन कमीशन नहीं करवाता है, उनके इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है कंडक्ट। तो इंडिया के जो फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर थे वो थे सुख कुमार सेन, और जो एंड आवर करंट एंड 23rd इलेक्शन कमिश्नर इज सुनील अरोड़ा। 1993 में इलेक्शन कमीशन को एक मल्टी बॉडी बनाया गया। उससे पहले इलेक्शन कमीशन जो था एक सिंगल बॉडी थी जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही थे, बट मल्टी बॉडी में एक पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, फिर उसके अंडर 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं और इलेक्शन कमिश्नर्स के अंडर मेंबर्स होते हैं। और इनको अपॉइंट कौन करता है? इनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है और इनका टेन्योर 6 इयर्स का रहता है या 65 years of age का, whichever is earlier, ठीक है। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स और इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। इन तीनों की पावर सेम रहती है और जो भी डिस्प्यूट्स उनके बीच में होते हैं वो मेजोरिटी के थ्रू रिजॉल्व किए जाते हैं। और जो सैलरीज, अलाउंसेस बेस और सब कुछ जो है इनका सैलरीज अलाउंसेस वो सब सेम रहता है और वो सेम रहता है सुप्रीम कोर्ट के जजेस जैसा ही रहता है, बिल्कुल सेम टू सेम। इनका टेन्योर हमने पढ़ लिया। द प्रेसिडेंट ऑफ द गवर्नर ऑफ द स्टेट शेल when so requested by the election commissioner make available to chief election commissioner or the regional election commissioner such as staff as may be necessary for the discharge of function conferred on the election commissioner, clause 1। आर्टिकल 325 बात करता है कि जर्नल इलेक्टोरल रूल। अब जर्नल इलेक्टोरल रूल क्या होता है? जर्नल इलेक्टोरल रूल ये होता है कि अगर कंट्री में इलेक्शन होने वाला है तो एक जो भी हमारी कंट्री को असेंबलीज, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड करा जाता है और हर टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए एक क्या कहते हैं वोटर लिस्ट बनाई जाती है। और वोटर लिस्ट मतलब जनरल इलेक्टोरल रूल, जिसे वोटर लिस्ट ही बोला जाता है, वोटर लिस्ट बनाया जाता है। अब वो वोटर लिस्ट के अंदर सारे वोटर्स होंगे उस पर्टिकुलर एरिया के जो मतलब एलिजिबल होंगे वोट करने के लिए। अब ये किधर बताया गया है? ये चीज 326 में बताई गई है कि कौन कौन वोट कर सकता है। 61st अमेंडमेंट से पहले वोटिंग की जो एज थी वो थी 21 ईयर्स ऑफ एज, बट 61st अमेंडमेंट के बाद 18 ईयर ऑफ एज जो मानी गई वो मानी गई वोटिंग की एज। तो 18 ईयर्स से अबव लोग वोट कर सकते हैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, कलर, जेंडर, सेक्स, एनीथिंग। और अडल्ट सफरेज, यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज कहा गया और 326 आर्टिकल के अंदर जो है वो वोटिंग की एज बताई गई। अब चलते हैं 327 पे, जिसमें पावर ऑफ पार्लियामेंट है। पावर ऑफ पार्लियामेंट ये है कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि इलेक्शन के टाइम पे जब इलेक्शंस कंडक्ट हो गए तो पार्लियामेंट उस इलेक्शन के लिए पर्टिकुलर लॉज बना सकती है। और पार्लियामेंट के पास ये भी पावर है कि वो स्टेट लेजिस्लेचर के जब इलेक्शंस होंगे, स्टेट असेंबलीज के, तो उनके लिए भी वो लॉज बना सकती है।
और 328 में स्टेट लेजिस्लेचर के पास पावर है कि जब स्टेट असेंबलीज के इलेक्शन होंगे तो वो भी लॉज बना सकते हैं उस पर्टिकुलर इलेक्शन के लिए, बट वो स्टेट असेंबलीज के अलावा किसी और के लिए लॉज नहीं बना सकते। बट पार्लियामेंट जो है वो स्टेट असेंबली के लिए भी और पार्लियामेंट के इलेक्शंस के लिए भी बना सकती है लॉज। 329 बात करता है बार टू इंटरफेयर बाय कोर्ट्स, मतलब इस तरह इलेक्शन में कोर्ट्स का कोई जुरिस्डिक्शन नहीं होता। कोर्ट्स इलेक्शन कमीशन के अंदर कोर्ट्स का कोई जुरिस्डिक्शन नहीं होता। कोर्ट्स में कोई भी वो क्या कहते हैं कोई भी केस नहीं जा सकता। वैलिडिटी ऑफ जो कोर्ट होती है जुरिस्डिक्शन नहीं होता है यहाँ पे। बट इनके जितने भी मैटर्स या जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में होते हैं। बट ये उस चीज पे वैलिडिटी उसकी वैलिडिटी पे क्वेश्चन उठाया गया और बोला गया कि जितने भी डिस्प्यूट्स होंगे वो सब इलेक्शन ट्रिब्यूनल नहीं, वो सब डील किए जाएंगे हाई कोर्ट में। तो हाई कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन होता है कि इलेक्शन कमिश्नर या कोई भी प्रॉब्लम आती है इलेक्शन कमिश्नर में या पीसीआई में, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर, तो हाई कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है कि उस मैटर को रिजॉल्व कराते हैं। और जो इलेक्शन जो है ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल, ये हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, राइट टू वोट, दैट इज। और यहाँ पे हमारा ये वीडियो आज का खत्म होता है। और हमारा जो न्यू कोर्स है बैच 2 कोर्स जो आ रहा है कॉन्स्टिट्यूशन का, मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल ऑलरेडी मेंशन कर दी है मैंने, तो आप जाकर उसके लिए भी रजिस्टर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।